अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में हम आज बात करेंगे जो इनकलाब आए हैं और जो चेंजेस आई हैं इस खित्ते के अंदर, ख़ास तौर पर सबसे पहले अफ़गानिस्तान, उसके बाद हमने देखा कि ये चेंजेस जो थी वो बांग्लादेश में चेंजेस आई और बांग्लादेश के बाद नेपाल में आई, पाकिस्तान में भी चेंजेस आए, श्रीलंका में भी आई। तो सवाल आज के प्रोग्राम का ये होगा कि इन्हीं मुल्कों में चेंजेस क्यों आ रही हैं, रिजीम चेंज क्यों हो रही है और बड़ा पुरतशद्दुद किस्म का चेंज क्यों है, ये आज के सवाल होंगे। तो आज हमारे साथ जी गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं आफ्ताब आलम। ये स्टूडेंट हैं और इनका ताल्लुक नेपाल से है। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद होंगी बैरिस्टर सादिया अरमान साहिबा। आप कानूनदान भी हैं, पढ़ाती भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इन तमाम मामलात पे, बैनुल-अक़वामी अमूर पर। और दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम आफ़ताब से। आफ़ताब, ज़रा नेपाल की सूरत-ए-हाल तो बताइएगा कि क्या हुआ अचानक? मतलब पहले प्री प्लान था कि ये एहतिजाज होना है और इस तरह की मूवमेंट होनी है? असल में क्या हुआ कि नेपाल में लोगों का कहना है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन की वजह से ये सब हो रहा है, मतलब हुआ था। तो असल में क्या हुआ कि लेकिन जो सोशल मीडिया बैन है तो इसकी वजह से सिर्फ यही वजह नहीं है कि इसकी वजह से जो मूवमेंट हुआ इतना बड़ा, सिर्फ सोशल मीडिया बैन एक ही वही सिर्फ वजह नहीं। असल में बात है 8 सितंबर 2025 की काठमांडू में एक जो हमारा एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं हामी नेपाल। तो उसने क्या किया कि उसने पहले एक दिन पहले इंफॉर्मेशन दिया गवर्नमेंट को कि हम लोग रैली निकालेंगे अगेंस्ट करप्शन और अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट और अगेंस्ट नेपोटिज्म। उन्होंने पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, 8 सितंबर को उन्होंने मैती घर से लेके और पार्लियामेंट तक के उन लोगों का एक जुलूस था, मतलब जाने का रास्ता था। तो वहां से उन लोगों ने निकला। तो क्या हुआ कि उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको पुलिस को लगाया। तो पुलिस लगाने के बाद अनकंट्रोल हुआ। जब आदमी जब अंदर पार्लियामेंट के अंदर घुसने लगे तो ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि इन लोगों को गोली मारो। वहां पे अक्सर नौजवान थे, यूथ थे, अबाउट क्या है 20 और 25 के अंदर यूथ थे, नौजवान थे अक्सर वहां पे। तो जब वहां पे अलोंग विद क्या था कि वहां पे स्टूडेंट्स ज्यादा थे, सब स्टूडेंट्स थे, मतलब बैग्स लेके। हमारा जो मूवमेंट था वो पूरा पीसफुल था। लेकिन जब 2-3 आदमी जब स्टूडेंट्स पर गोली चलाया गया तो जो नौजवान भड़क गए। तब नौजवान ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, अब हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये नॉन वायलेंट हो गया। तो अब नॉन वायलेंट होने के बाद वजह से जो पुलिस वगैरह है तो उन लोगों ने अब रबर बुलेट, टीयर गैस और ओरिजिनल बुलेट का भी इस्तेमाल किया गया। उसमें लगभग 20 आदमी की मौत, 20 आदमी उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे, 20 आदमी की मौत हुई और लगभग 400 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। और उसमें एक 12 साल का बच्चा भी था। अब बताइए, 12 साल के बच्चे पे जब गोली लगेगी तो नौजवान भड़केंगे नहीं? जरूर भड़केंगे। तो एक 12 साल के बच्चे पे गोली मारना, तो ये तो सरासर इनजस्टिस है। और वो 12 साल का बच्चा क्या कर रहा था? पीसफुल मूवमेंट कर रहा था। और वो किसके खिलाफ? करप्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। वजह करप्शन थी या इंटरनेट थी आफ्ताब? वजह करप्शन थी, इंटरनेट थी? हाँ, असल में क्या हुआ कि ये बात है, ये इसमें दोनों चीज इंक्लूडेड है। पहले सोशल मीडिया बैन के बाद, उसके बाद सोशल मीडिया बैन। असल में ये सोशल मीडिया बैन क्यों किया गया गवर्नमेंट, हमारे नेपाल में अचानक से ये सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ? इसकी एक ही वजह है, क्योंकि नेपोटिज्म मतलब ये यहाँ पे ये माना जाता है कि हमारे जो नेपाल के जो गवर्नमेंट है उसके जो रिलेटिव्स है, उसके जो सन्स है, उसके जो डाउटर है, वो सब अभी अमेरिका, यूरोप में पूरा मस्ती कर रहे हैं। वो लोग पूरे मतलब कॉलेजेस में अपना लग्जरियस दिखा रहे हैं। फेसबुक के थ्रू हम लोग देखते हैं। हम तो मिडिल क्लास फैमिली लोग,
तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने बाप से पैसे लेते हैं, उसके बाद हम लोग कितने मेहनत से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कितने पैसे को बचाते हैं। लेकिन यह हमारा नेपाल का गवर्नमेंट क्या हुआ कि यहाँ पे उन लोगों का जो नाती है, उन लोगों का नतनी है, उन लोगों का सन्स डॉटर है, जितना भी है, वो सब अपना लग्जरियस सही फेसबुक के थ्रू दिखाते थे। सही सही। ये तो सादिया सरासर की injustice तरफ हुआ। चलेंगे। अभी आफ्ताब सादिया की तरफ चलते हैं। आपका टेक आ गया, मैं उसको फिर कंटिन्यू भी करेंगे इस पे गुफ्तगू को। सादिया, ये जो बात जी बता रहे हैं कि जी सोशल मीडिया बैन, दूसरा करप्शन, बांग्लादेश में भी ये यही वजूहत थी, मिलती जुलती सूरत हाल है या अलग है? जी जी, मुझे बहुत हैरत हो रही है उनकी बात सुन के। ऐसा लग रहा है कि वो बांग्लादेश की कहानी बता रहे हैं। अच्छा। मतलब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी। हम लोग तो करप्शन से बहुत, मतलब करप्शन तो हमारा इतना ज्यादा था कि हम ये समझते थे कि बांग्लादेश गालिबन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क है, क्योंकि जिसका पूरा बांग्लादेश बैंक लूट जाए, सेंट्रल बैंक का रिजर्व गायब हो जाए, इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा करप्शन क्या हो सकता है। तो और फिर वहां पे इंग्लैंड, गालिबन इंग्लैंड में एक पूरा इलाका है, उसका नाम है बेगम पाड़ा। बेगम पाड़ा, पता नहीं आपने नाम सुना है क्या नहीं। बेगम पाड़ा इसलिए कि चूंकि उन्होंने अपने मतलब टैक्स अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपने नाम से नहीं खरीदे घर, अपनी बीवियों के नाम से खरीदे, लिहाजा पूरे इलाके का नाम हो गया बेगम पाड़ा। तो फिर करप्शन, यस, वेरी मच। और उन्होंने सोशल मीडिया को बैन तो नहीं, बीच में बैन किया था। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा सादिया, यहाँ पे एक सवाल जानना चाहूंगा, जो ये बात अभी आफ्ताब ने कही कि लग्जरी लाइफ हमें दिखा रहे थे, तो ये उनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अपना जाती फेल भी हो सकता है, तो वो अगर दिखा रहे थे तो ये गलत बात तो नहीं? अगर इस पे थोड़ी सी वजाहत हो जाए। जाती प्रॉपर्टी एक्चुअली जो है, जो उसने कहा, मतलब जो आफ्ताब ने कहा, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में लोग ईयर बाय ईयर और भी मेहनत कर रहे हैं, और ये हमारा पूरा खून नचोड़ रहे हैं ये लोग जो रूलर्स हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ, उसका कोई बेनिफिट हुआ है? एक साल में तब्दीली आई कोई, मतलब इनकलाब के बाद करप्शन खत्म हो गई? हाँ, मैं आपका सवाल समझ गई। जब कोई भी एक खराब कल्चर पैदा होता है, जब कोई भी एक खराब कल्चर क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग वेरी बेसिक, एक घर के बंदे जो है सुबह को नहीं उठ के दोपहर को उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अगर आप उनसे कहेंगे अभी रेवोल्यूशन हुआ है, कल से तुम 8 बजे उठना या 7 बजे उठना, दे विल नॉट डू इट। व्हाई? क्योंकि उनकी आदत हो गई है दोपहर को उठने की। वेरी सिंपल बेसिक मैंने एक बात बोली। तो इस, अब जब कोई भी किस्म का एक कल्चर, द वे वी डू थिंग्स, लाइफस्टाइल में जब आ जाता है, तो रेवोल्यूशन जो है, जिस लेवल में बहुत से लोग एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये प्रॉपरली एक रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, इसको रेवोल्यूशन भी नहीं कहते हैं, इसको एक अपराइजिंग कहा जाता है। अपराइजिंग, नॉट अ प्रॉपर रेवोल्यूशन, क्योंकि प्रॉपर रेवोल्यूशन मस्ट गो डीपर। हाँ, प्रॉपर रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा, स्पेशली हमारे जो लेफ्टिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये प्रॉपर रेवोल्यूशन तो कहीं से भी कहीं नहीं हुआ है, और अभी दोबारा एक और रेवोल्यूशन होगा, एक काउंटर रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि इट हैज नॉट बीन अ प्रॉपर रेवोल्यूशन। तो वो ये समझते हैं कि अभी तक थिंग्स हैव नॉट सेटल्ड, जैसे कि अभी तक जो है कुछ सेटल नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कल्चर चेंज होता है, तो जो लोग रेवोल्यूशनरीज हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा आइंदा के कल्चर में करप्शन ना हो, या जो अर्लियर लोगों ने जो किस्म की प्रैक्टिसेस करी वो हम ना करें। पर हम इस रेजिम में हम ऐसा, आई एम सॉरी टू से, हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फेसेस चेंज हो गई हैं, पर वही जबर करना, बदला लेना, रिवेंज लेना, और पॉलिटिकल, मतलब जो ख्वाहिश थी वो नहीं पूरी हुई, जो ख्वाहिश थी कि चेंज आएगा वो नहीं हुआ, यूं कहें? नहीं, वो नहीं हुआ। सही। आफ्ताब, सादिया की बातें तो आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह का इनकलाब हमने बड़ी लेके आए, उस तरह की चेंजेस नहीं आई। आप लोग भी नेपाल में लेके आए, तो तवक्को करते हैं कि वो जो ख्वाहिश है वो चेंजेस आएंगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी वही लग्जरी लाइफ
आप लोगों को शो ऑफ करेगी तो फिर वही मसाइल तो रहेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा इस तरह का इनकलाब लाएंगे। जी, असल में क्या है कि जैसे ही हमारे जो ये जो रिवोल्यूशन हुआ, जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया, तो इसी तरीके से अब पूरा गवर्नमेंट जो है हमारे आर्मी के अंडर कंट्रोल चला गया। तो अब जैसे ही आर्मी के अंडर कंट्रोल गया, तो अब हम जिसको चाहते थे, जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स है, हमारे यहाँ 3 प्राइम मिनिस्टर्स थे, वही 20 साल से वही देश को चला रहे थे, और उनको जो है उनका उम्र भी ज्यादा हो गया था, उम्र का भी लिहाज करना होता है। हमारे पॉलिटिशियन जो है ज्यादा उम्र के थे, तो आजकल के जो वो तो कहते हैं ज्यादा एजेड होते आजकल तजुर्बेकार होते हैं, मुल्क चलाना आसान हो जाता है। नहीं, असल में क्या है कि मुल्क चलाना तो आसान होता है, लेकिन पढ़ा लिखा भी होना चाहिए ना। हमारे यहाँ वो नहीं है। वो जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो 12th भी पास नहीं किए थे। असल में ये बात है, 12th भी पास नहीं थे वो। सही। तो अभी आपके मुल्क में कोई शर्त है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए ग्रेजुएशन की शर्त हो, जैसे पाकिस्तान में इस तरह की कोई शर्त आ रही है? शर्त तो नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर तो ये भी फिर आपके फिर मुसल्लत हो जाएंगे अनपढ़ आपके ऊपर खिलाफ। सियासतदान, फिर क्या करेंगे? जी, हमारे अंदर तो ये भी नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छा। हमारे संविधान में ये भी नहीं। आफ्ताब, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आफ्ताब, एक सवाल जानना चाहूंगा। पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी की जानिब से मीम्स बन रहे हैं, वो कभी बांग्लादेश के इनकलाब की मिसालें देते हैं कि ये देखे जी अवाम खड़ी होगी, कभी नेपाल की अवाम की मिसालें देते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आफ्ताब, फिर मैं सादिया की तरफ भी जाऊंगा कि वाकई भी ये इनकलाब इस तरह का था, मतलब आप किसी स्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, अफवाज अदारे, उनके खिलाफ था या सियासी शख्सियात के खिलाफ था? ये था क्या? ये हमें तो यहाँ से दो तासुर मिलते हैं कि ये भी भारत नवाज हुकूमतें थी बांग्लादेश और नेपाल में, उनका असर रसूख था, वो अवाम की सुनती नहीं थी तो निकल गए। फिर दूसरा तासुर मिलता है कि शायद यहाँ पे करप्शन थी और ये लोग अवाम की नहीं सुनते थे, और ये इनकलाब आ चुका है, और ये इनकलाब पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई आए। तो ये था क्या चीज? ये वाकई कोई इस तरह की सिमिलरिटी थी? जो आपका सवाल है कि ये था क्यों, हमारे मतलब ये रिवोल्यूशन हुआ क्यों, असल में क्या है कि पहले वो तो आपने अपना बता दिया, लेकिन मैं ये और जानना चाहता हूँ ना कि वो यहाँ के ऊपर मीम्स बनती है कि ये इनकलाब इसलिए लाया क्योंकि आप लोग करप्शन के साथ साथ आप पसंद नहीं करते थे सियासतदानों को, तो जब सियासतदान को पसंद ना किया जाए तो इस तरह का इनकलाब आता है। जी, बिल्कुल। तो मुझे किस चीज का जवाब देना पड़ेगा, मतलब एक बार सवाल को शॉर्ट में बोलिए। जी, मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि ये इनकलाब क्या वाकई में इस तरह का था जो पाकिस्तान में मीम्स बन रही है कि ये लोग, आप लोग सियासतदानों से खुश नहीं थे, या ये भारत नवाज हुकूमत थी इसलिए आप लोगों ने इनकलाब लाया? नहीं, हमारा जो हम लोग अनसेटिस्फाइड थे गवर्नमेंट से, मतलब जो गवर्नमेंट था वो पूरा करप्टेड था, और जो हमारे अंदर जो है, और ज्यादा ही, मतलब ये ज्यादा ही बढ़ रहा था, हद से ज्यादा हो गया था हमारे नेपाल में। अभी बोलिए तो 1000 बिलियन से ज्यादा जो है हमारे ये जो हुकूमत गई है इसका छकाव था भारत की तरफ? ये भारत की सपोर्टिंग हुकूमत थी या भारत से एंटी थी ये हुकूमत? नहीं, ये जो हुकूमत थी, ये थोड़ा भारत को फेवर करती थी, थोड़ा भारत को फेवर करती थी। हाँ, मतलब ये मीडिया में फ्लैश नहीं होता था, लेकिन थोड़ा ये भारत को भी फेवर करती थी। भारत नवाज हुकूमत थी, भारत की तरफ झुकाव ज्यादा था इसका हुकूमत का जो गई है नेपाल में। जी, भारत की तरफ झुकाव लाता था, लेकिन जो हमारे जो यूथ्स थे पॉलिटिक्स में, तो उन लोगों को क्या होता था, जब वो लोग आवाज उठाते थे तो उन लोगों का आवाज बंद कर दिया जाता था, किसी न किसी एलिगेशंस लगा दिए जाते थे। अभी हमारे जितने भी हम लोग जो जनता, हमारे देश की जो जनता अभी जिस पॉलिटिशियन के फेवर में है, अभी भी वो कितने लोग अभी भी जेल में है, उन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया। अब हम लोग अब जो इनकलाब आया, ये जो चेंजेस आया, अब हमारे इख्तियार से ये सब हमारे इख्तियार में रहेंगे, और हम जिसको चाहते हैं और वही बनेगा। और क्या हुआ, ये रेगुलेशन से पहले जो हमारे कुछ पॉलिटिशियन थे, उन लोगों को मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन निकाल दिया गया था, कोई रीजन
नहीं। सही जैसे कि सही हमारे जो सादिया आपका मंत्री है, जी सोर्स मंत्री है, जी 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 सादिया, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आफ्ताब ने कहा कि ये जी भारत नवाज हुकूमत थी और बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत थी, तभी वो वजीर आजम चली गई वहां पे। तो ये क्या वजह है जी, भारत नवाज हुकूमतों के खिलाफ बड़ा इनकलाब आ रहा है, भारत ने इतना असर सूख कायम किया हुआ था इस खित्ते में। नहीं, वो ऐसा है कि यहाँ पे भारत बिग ब्रदर है इस रीजन में, ये सब जानते हैं। अच्छा तो बांग्लादेश में ऐसा है कि एक्चुअली लोग समझते हैं, मतलब हमेशा समझते हैं कि भारत बांग्लादेश का दोस्त है, क्योंकि 1971 में भारत ने हेल्प किया था बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस लेने के लिए, तो सब जो है भारत को दोस्त समझते हैं। ये तो पहली बात है। सेकेंड बात ये है कि भारत ने कुछ ऐसे अपने तेवर दिखाए, यानी कि मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जैसे जब हमारे मुल्क में उन्होंने मतलब अपना वो छोड़ दिया, वाटर छोड़ दिया, और हमारा जो है लोअर टाइडल एरिया पूरा फ्लडेड हो जाता था और हमें बहुत तकलीफ होती थी। तो वो, और उसके बाद इतनी ज्यादा उन्होंने बॉर्डर किलिंग्स किए, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है मतलब एंटी इंडियन, द एंटी इंडियन सेंटिमेंट वाज ग्रोइंग, बट दैट वाज नॉट ऑल। लोग आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियस हो रहे थे इस मीडिया के जमाने में, क्योंकि एक था दिल्ली का जमाना, एक है इनका जमाना, मोदी का जमाना। तो ये दो जमानों में बहुत डिफरेंस है। तो दिस स्टेट बहुत एरोगेंट किस्म का एक स्टेट है, बहुत एरोगेंट एज फार एज बॉर्डर इज कंसर्न, उनका तो बहुत एरोगेंस है उनके अंदर। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियस हो रहे थे, पर रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आया है कि ये मतलब गवर्नमेंट को इंडिया की हेल्प थी, बल्कि लोगों ने रियलाइज किया कि इंडिया की हेल्प के बगैर ये गवर्नमेंट स्टैंड नहीं कर सकता। और ये इसे जो है जितने बार इलेक्टेड हुआ है ये गवर्नमेंट, आवामी लीग गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ इंडिया, द इलेक्शंस हैव नॉट बीन फेयर। लोग जानते हैं कि हमें जो है हमारे एक्चुअल वोट को सप्रेस किया जा रहा है, कि ये लोग कि हमारे मतलब जो पार्लियामेंट में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये सब बातें लोग जानते हैं, और फिर लोगों को इतना ज्यादा कसौटी में कसा जा रहा है। उनको हमारे यहाँ पे कोई फ्रीडम स्पीच नहीं थी। अगर कोई सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करे जो गवर्नमेंट को पसंद ना आए, तो उसको मतलब इनफोर्स डिसअपियरेंस यानी कि गुम किया जाता था। तो ये सब की वजह से जब आखिर में जब इंटरनेट को जैम कर दिया, तो स्टूडेंट्स ने अनाउंस कर दिया था कि जब इंटरनेट को जैम कर देंगे, वीपीएन भी काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, वी विल ऑल गो टू बोंगो भवन, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, प्रेसिडेंशियल पीएम रेसिडेंस है, हम वहां पे जाएंगे और हम लेकिन सादिया, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये तीनों पड़ोसी मुल्क है भारत के ना, तो तीनों मुल्कों में ये चीजें क्यों हुई, ये एक सवाल है ना, जानना चाहते हैं कि क्या वजह है। मतलब एक तो तंग हो गया, भारत मुदाखलत कर रहा है, या फिर कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है कोई। तो हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और एंड आई रियली थैंक यू कि आपने ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया कि तीनों मुल्कों में एक ही किस्म के क्यों हालात हुए, एक ही किस्म। सबसे पहले आपको क्या याद है कि जब ओबामा हुकूमत में थे, तो ओबामा ने जब वो जा रहे थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि अब से हम इतना ज्यादा मिडिल ईस्ट की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, वी विल लुक टू द फार ईस्ट। आपको क्या ये बात याद है? जी, ओबामा उन्होंने ये बात कही। जी, ये said it, and I just wonder कि उन्होंने ऐसी बात पब्लिक में क्यों कही। अभी मैं सोच रही हूँ, उन्होंने क्या लोगों को होशियार करना चाहा? I don't know। अगर ये अमेरिका की पॉलिसी थी भी, फिर भी ओबामा ने इस चीज को पब्लिकली क्यों कहा? नहीं, इसका मतलब अमेरिका चाहता था कि भारत के मुखालिफ हो जाए ये मुल्क। नॉट लाइक दैट। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अमेरिका की पॉलिसी मतलब पहले जैसे वो मिडिल ईस्ट में इनकलाब लाता था, टाइमिंग मैच करती है ना कि अब अमेरिका दुश्मन बन गया है भारत का, और इस मौके पे ये हालात हुए हैं, तो ऐसे लग रहा है कि अमेरिका को पता था
कि इस साल 2025 में ऐसे हालात बन जाएंगे तब हम इन मुल्कों में इस तरह की चेंज लाए? अमेरिका किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है, इट्स ऑल नेशनल इंटरेस्ट, यू नो। किसी का, और सो फार आई अंडरस्टैंड, अमेरिकन जो सेनेट है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, उनको जो एक लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी, उनको रन करती है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लूप होल है, वो क्या है? ऐसे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेनेट के वोट के बगैर, पूरी सेनेट के वोट के बगैर जंग नहीं हो सकती। अमेरिका कैन नॉट डिक्लेयर वॉर विदाउट द वोट ऑफ द सेनेट। हाउएवर एक लूप होल है, वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे वो अपने मुल्क के सेल्फ इंटरेस्ट में, सेल्फ डिफेंस के इंटरेस्ट, वो आर्म्स डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी मुल्क में। तो इस नैरो जो उन्होंने हम क्या कहें, एक रास्ता छोड़ा है, इससे वो जंग करते हैं, इसी रास्ते से वो लोग जंग करते हैं विदाउट द वोट ऑफ द सेनेट। तो ज़ायनिस्ट लॉबी और एनी व्हाटएवर दैट ग्लोबलिस्ट लॉबी, मैं आफ्ताब से भी इसी पे पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो, सादिया अगर आपकी इजाजत हो आफ्ताब से पूछ लूं। आफ्ताब, ये आप लोगों की जो मूवमेंट है इसमें इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है? नहीं, कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं है। सही, कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं है। असल में क्या है कि हमारा, मैंने कहा, हमारा बस एक ही रीजन था कि जो 20 साल से जो हमारा पुराना गवर्नमेंट है वो सिर्फ बहुत पुराना हो चुका था और बहुत करप्टेड हो चुका था। मतलब वो लोग जो मन में आए वही करता था और हमारा जो आवाज था, बीइंग स्टूडेंट आप सजेस्ट करते हैं कि जहां पे भी करप्ट निजाम हो वहां ऐसा अमल इख्तियार किया जाए? जी, जरूर किया जाए, क्योंकि ये लोग हाँ, जरूर किया जाए। और मैं सब लोग को मैं यही कहता हूँ, ये हमारा जहां पर भी करप्टेड है वहां पे स्टूडेंट्स आगे आए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आगे आएंगे तो गवर्नमेंट जो है खुद ब खुद इख्तियार मतलब जो है हथियार डाल देगी। जब स्टूडेंट्स आगे आएंगे तो जो गवर्नमेंट है वो कमजोर हो जाएगी। जी सादिया, आप भी सजेस्ट यही करेंगी कि ऐसा करप्ट निजाम हो तो फिर इस तरह आना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इंटरनेशनल जो मतलब कॉन्स्पिरेसी जो होती है, या एक्चुअली वो लोग समाज को स्टडी करते हैं, उनके जो रिसर्च सेल्स हैं, बहुत एक्सपर्टीज है उनके, वो बाकायदा एक मुल्क का पॉलिटिकल कंडीशन को बहुत थॉरोली स्टडी करते हैं। लिहाजा ऑफ कोर्स समाज में एक अवेयरनेस हो रहा था फैशिज्म के खिलाफ, ऑप्रेसिवनेस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। ऑलरेडी दिस वाज एग्जिस्टिंग एंड देयर वाज सम हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज। उन्होंने देखा कि हवा इस तरफ ब्लो कर रही, तो चलो हम इसका इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, या इस सिचुएशन को हम अपने फेवर में इस तरीके से कर सकते हैं। आखिर में प्रोग्राम का नाम डिस्कशन सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन भी थोड़ा सा बताइएगा कि हम इस तरह के मतलब के तशद्दुद से बच सकें, इसको पुरअमन कानून के दायरे में रह के तब्दीली कैसे ला सकते हैं, ये कैसे मुमकिन होगा। साथ में ये भी बताइएगा कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पहली शुरुआत अफगानिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में भी चेंज आया है। पाकिस्तान में तारीख में पहली बार तहरीक अदम एतमाद आई और एक हुकूमत को घर भेजा गया, तो उसको भी चेंज की कैटेगरी में शुमार होता है। इसी तरह फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में चेंज आया है। तो इस तरह की चेंज से बचा कैसे जाए और इसको पुरअमन तरीके से कैसे लाया जा सकता है? पहले सादिया मुख्तसर आप बताइएगा, फिर आफ्ताब की तरफ। जी, मैंने इसके बारे में सोचा है। देखिए, जब जैसे हम कहते थे, जब हसीना के जमाने में हम कहते थे कि इट्स अ वन मैन रूल, वन वुमेन रूल, यानी कि शेख हसीना अगर उंगली उठा देगी, जिस तरह उंगली उठाएगी वही होगा। हम इस बात पे बड़ा जोक्स करते थे। तो एक्चुअली जब टोटलिटेरियन स्टेट होता है तो किसी भी बाहर के पावर को कमांड करना डिक्टेटरशिप ना हो, जमहूरियत हो, बात सुनी जाए, अदम बर्दाश्त खत्म ना हो, इस तरह के मामलात हो। बिल्कुल आफ्ताब, यस जी, अगर यस जी, मैं आफ्ताब की तरफ जाऊँ। प्रोग्राम की क्लोजिंग का वक्त है। आफ्ताब मुख्तसरन आप भी बताइएगा हल क्या है कि पुरअमन तरीके से चेंज हो, करप्शन के खिलाफ भी हो लेकिन पुरअमन हो, तशद्दुद ना हो।
जी, मैंने बांग्लादेश में, आई एम सॉरी टू से, मैं देखती हूँ कि लोगों के पास डिग्रीज तो हैं, बट दे डू नॉट रिस्पेक्ट द लॉ। उनके दिलों में जस्टिस नहीं है, वो पार्टिसन है, सही दे आर सो पार्टिसन, एंड सही आई टेल यू आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर दिस पीपल, आई टेल यू आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर दिस पीपल। मैं अब किसी भी मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है, मैं सही उसकी बहुत रिस्पेक्ट सही करती हूँ। सही। और जो आफ्ताब की तरफ जाऊंगा क्योंकि प्रोग्राम का प्रोफेसर, इख्तिताम का वक्त हुआ। आफ्ताब मुख्तसर बताइएगा, क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जी, जी they पहले must तो respect the law, आफ्ताब जी laws आफ्ताब must be fair. जी, जी आफ्ताब जी पहले तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कहीं भी पॉलिटिशियन अगर करप्टेड हो और मुल्क में बहुत सा हालत खराब हो, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो और नेपोटिज्म हो, तो पहले तो हमें ये करना चाहिए कि पीसफुल मूवमेंट करना चाहिए। हमें लीगल तरीके से जाना चाहिए, सही एक गवर्नमेंट को ऑफिशियल लेटर सही लिखना चाहिए कि हाँ ये हमारा सही डिमांड है सही। मैं आप इस और बात से ये इत्तेफाक करते हैं ये चाहते आफ्ताब, हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पहले लीगल तरीके से जाया जाए, अगर बात ना मानी जाए तो फिर तहरीक शुरू की जाए। आप दोनों मेहमानों का जी बहुत जी बहुत बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल। आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त हो गया है नाजरीन, इसके साथ अपने मेजबान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।